नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा मेरिट बाना जाति निशाना। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मेरिट प्रणाली को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने मेरिट यानी कि योग्यता की अवधारणा को गलत बताया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिति और योग्यता को एक ही मान लिया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली और नौकरशाही की प्रवेश प्रणाली दलितों, ओबीसीज और आदिवासियों के लिए निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को देश में असमानताओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि जातीय जनगणना भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और नौकरशाही में प्रभावी नियंत्रण की सच्चाई को उजागर करेगी। वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि राहुल गांधी सिस्टम को चैलेंज करने की जगह कोई दूसरा मॉडल हो तो वे बताएं। इस पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। नाली पर बयान, छिड़ा संग्राम। राहुल गांधी बोले, मेरिट प्रणाली से जातीय भेदभाव को बढ़ावा। There is a completely flawed concept of merit where I confuse my social position with my capability. Because for anybody to say that our education system or our bureaucratic entry systems are fair to Dalits and OBCs and tribals, I mean that's just a complete fallacy. Because they are culturally not connected to these communities at all. So the entire narrative is an upper caste narrative. This notion of merit is actually itself an unfair idea. राहुल गांधी ने मेरिट प्रणाली को बताया गलत अवधारणा। बीजेपी ने कहा सिस्टम चैलेंज की जगह दूसरा मॉडल बताएं राहुल। उनको अगर कोई दूसरा मॉडल नजर आता है तो अवश्य उनको मॉडल पेश करना चाहिए, न कि भारत की किसी भी सिस्टम को चैलेंज करने की जरूरत। मेरिट बहाना, जाति निशाना। तो राहुल गांधी के इस बयान से एक बार फिर से चर्चाएं इस बात को लेकर के तेज हैं कि क्या जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, एससी, एसटी, आदिवासी हैं, उनको समुचित स्थान आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे सिस्टम में नहीं मिल पाया। अगर नहीं मिल पाया तो क्या इसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, उसे कैसे सुधारा जाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं और विस्तार से बात भी करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं। हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता काफी दिनों बाद, और साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सुबोध अग्निहोत्री, शिक्षाविद के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी लेते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी से आपसे कि आखिरकार राहुल गांधी के बयान और इसके मायने क्या हैं, कि क्या हमारी जो अवधारणा है योग्यता की, जिसे मेरिट को लेकर के कहा गया राहुल गांधी ने, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि ये जो पूरी की पूरी प्रणाली है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनके अधिकारों को लेकर के उतनी सशक्त नहीं है। कैसे हम इसे समझें सर यशवर्धन जी? देखिए, पूरे विश्व में हर कुछ समय बाद अवधारणाएं बदलती हैं, चीजों के मायने बदलते हैं, हमारी सेंसिटिविटी उन चीजों के प्रति बदलती है। जैसे आपने देखा होगा जब हम छोटे थे उस वक्त बच्चों की टीचर्स पिटाई कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे एक अवधारणा आई कि नहीं, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, उससे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। उससे पहले की पीढ़ी ये मानती थी कि भाई पिटाई से बच्चे सही रहते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन उसके बाद में अवधारणा बदली और आज वो मॉडल कंप्लीटली चेंज हो गया। तो इसलिए अवधारणाएं लगातार बदलती हैं। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें अगर अपन उच्च शिक्षा में अगर आंकड़े देखेंगे, यूनिवर्सिटीज के आंकड़े देखेंगे, और उनमें जो एम्प्लॉयमेंट जो मिला है, किन कास्ट ग्रुप्स को मिला है, तो उससे हम कुछ चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। जुडिशरी में देख लीजिए, हायर एजुकेशन में देख लीजिए कि उसमें कुछ कास्ट ग्रुप जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को आप मिलाकर अगर देखेंगे तो उस चीज को आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जी, तो उसका बीजेपी पूछ रही है आपसे कि कोई तोड़ है, कोई मॉडल है ऐसा जिससे कि हम इनको आगे बढ़ा सकें, बराबरी का दर्जा सबको मिले, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर जुडिशरी में हो या फिर प्रशासनिक पदों पर और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें हो। देखिए, उसके लिए हमारे पास एक योग्य संसद है जिसमें कि पक्ष विपक्ष सब मिलकर
जब इस विषय में सबसे पहले तो आंकड़े होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को सप्रेस करके बैठे हैं। आंकड़े जब बाहर आएंगे तब फिर उन पर चर्चा हो सकती है, बिना आंकड़ों के आप चर्चा नहीं कर सकते। तो जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप सबसे पहली तो बात जो है जनगणना की तो बात चल रही है भाई, 2021 में सेंसस ड्यू था, 22 निकल गई, 23 निकल गई, 24 निकल गई, 25 निकल गई, अब 25 में निकल ही जाएगी। तो आप लगातार एक तो इन चीजों को आप कर नहीं रहे हैं जो एसेंशियल चीजें हैं जिनके आधार पर आप डिबेट कर सकते हैं। तो जब तक आंकड़े आप पब्लिक फिगर में नहीं लाएंगे तब तक हम उन पर बात नहीं कर सकते। अगर पुराने आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें किन कास्ट ग्रुप्स में या किस सोशल स्टेटा से लोग आगे बढ़ पाए हैं और किस सोशल स्टेटा के लोग पीछे रह गए, अगर आप वो देखेंगे तो वो बात सही है। उसमें SC ST और OBC के एक वर्ग का, काफी बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है। तो हम उस प्रतिनिधित्व को कैसे बढ़ाएं भाई? राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे हम कोई हेड ऑन कॉलिजन पे कोई पूरे सिस्टम को खत्म कर दे और बिल्कुल नया ही सिस्टम ले आए। वो ये कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें इन कास्ट ग्रुप्स का और सोशली बैकवर्ड जो है, जिनके यहाँ पे अलग अलग मान्यताओं के कारण या आर्थिक कारणों से या फिजिकल कारणों से, ज्योग्राफिकल कारणों से लोग उस केंद्र से बाहर हैं, तो उनको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा में कोई बुराई नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा। वो भी भारतीय नागरिक ही हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। जी, मैं आता हूं गर्ग साहब आपके पास, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, GL वर्मा साहब, दलित चिंतक के तौर पर। आपका भी वर्मा साहब बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और राहुल गांधी जो आज बात कर रहे हैं वर्मा साहब, उसको जरा समझाइए, आप कैसे समझ पा रहे हैं कि मेरिट प्रणाली जो है अब वो सबको समानता का मौका नहीं दे पा रही है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि जो जातिगत जनगणना है वो हमारे सामने आए, इससे इन जातियों जो अभी तक जिनको समानता का अधिकार नहीं मिल पाया, बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया, या हम यूं कहें कि सिस्टम में उनको पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, उनको पूरा प्रतिनिधित्व दे सकें। जी देखिए, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसके समय पर मेरे को थोड़ी सी शंका है, क्योंकि अब 10 साल से विपक्ष में है तभी इनको मेरिट पे इतना विचार आ रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल, तब ये बहुत कुछ कर सकते थे। उस टाइम भी तो यही प्रणालियां थी, उस टाइम रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? पर्टिकुलरली मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करूंगा कि उनकी तो जनगणना हमेशा हर 10 साल पे होती आई है, आंकड़े भी हैं। तो इन्होंने फिर सुधारात्मक उपाय क्या किए? जब ये भी तो 10 साल कांग्रेस वहां थी, अब बीजेपी नहीं कर रही है, वो भी, उससे भी हम खुश नहीं है, इनको भी करना चाहिए। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ कि जो है ना, जब जातिगत जनगणना हो रखी है हमारी 25% SC ST की, तो उसके लिए तो जनगणना की भी आवश्यकता दोबारा नहीं थी, वो उस टाइम भी कर सकते थे। तो बाकी मैं दूसरा बताऊं कि जहां पे आप मेरिट वाली बात करते हैं, तो मेरिट का तो कोई परिभाषा ही नहीं है। एक बच्चा UPSC या किसी स्टेट सिलेक्शन कमीशन में रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन इंटरव्यू में बेचारे को इतने कम मार्क्स मिलते हैं। तो अब जो मेरिट तो उनकी तय होनी चाहिए जो कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, कि भाई ये ऐसा क्या है कि जो रिटर्न में टॉप कर रहा है उसको इंटरव्यू में कम नंबर मिल रहे हैं। ये कहाँ मेरिट कहाँ गई, आप बताइए। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे IITs और IIMs वगैरह, यहाँ पर तो फैकल्टीज नहीं के बराबर है। और अब मुझे लगता है वहाँ आरक्षण भी नहीं है, जब से नेशनल इंपॉर्टेंस का वो जो एक्ट आ गया है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसके बाद में फैकल्टी में वहां कोई आरक्षण देना जरूरी भी नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोडक्ट मतलब हमारी फैकल्टी प्रोड्यूस करी। ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट अगर ये हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो हमारे लिए हमारे बच्चे वहां पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इनकी मेरिट पे सवाल है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आपकी मेरिट कहाँ गई कि हमारे बच्चों को, टैलेंट को बाहर के नहीं ला रहे हैं? जबकि हमारे दूसरी जगह बच्चे देखिए IAS में 2-2 बार मेरिट में टॉप किए हैं। तो ये तो इसमें बहुत ही रिफॉर्म्स की जरूरत है, और तात्कालिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। और जहां पे यूनिवर्सिटी और सभी देख लीजिए, मुझे पता नहीं UPSC का चेयरमैन कब हुआ था अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर किसी को मालूम हो तो बताइएगा जी। और न्याय व्यवस्था को लेकर के भी अभी यशवर्धन जी ने सवाल उठाया कि वहां पर भी जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है। क्या वजह आप मान रहे हैं GL वर्मा साहब, थोड़ा सा हमें बताइए, और कैसे हम इससे दूर कर सकते हैं? कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करवाना चाहिए था।
तो अब जो है ना, राहुल गांधी जी विपक्ष में हैं, तो उनको उसी टाइम ये क्यों याद आ रहा है? मैं आपको दूसरी चीजें कई बताऊंगा कि जो है ना, पक्ष और विपक्ष के खेल में जो है ये चीजें फंस जाती हैं। मैं राहुल गांधी जी के इससे हूं कि मेरिट की अवधारणा का सिस्टम बदलना चाहिए और प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। मेरिट की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, प्रतिनिधित्व की परिभाषा होना चाहिए कि ये सबको प्रतिनिधित्व मिले। और बहुत सारी है जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे दूं राजस्थान का, कि राजस्थान में अभी 1.5 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार थी, तो इतने रिफॉर्म्स के काम थे। मेरे पास लंबी लिस्ट है साहब, हमारे पास लंबी लिस्ट है। हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, जो है 2% आरक्षण में कम हो रखा है यहाँ पर। और जो एससी की पॉपुलेशन 16% की जगह 18% है, और एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो 12% ही है, क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर हमारे को खाली 16 की जगह 5% दिया जाता है। तो जहां इनकी सरकारें थी वहां किया नहीं इन्होंने। अब ये विपक्ष में अगर ऐसी बातें करते हैं तो अब इसका क्या मतलब? यशवर्धन जी, मैं एक जवाब जरूर आपसे लूंगा क्योंकि आपने ये सवाल उठाया, लेकिन सीधे तौर पर जो वर्मा साहब है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में आते तभी याद आता है ये सब कि SC ST का, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, सत्ता में होते हैं तब ये याद नहीं आता। देखिए, ये सुधार की या कोई भी किसी भी तरह की जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये इस विषय में अगर मैं कोई आर्गुमेंट दूंगा आज के 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों बात कर रहे हैं, तो आज बात करना अगर किसी को आपत्ति लग रही है तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं कि लगातार सुधार की गुंजाइश है और जैसे जैसे हम लगातार इवॉल्व करेंगे नए नए प्रश्न और उठेंगे। ठीक है सर, मैं वापस आ जाऊंगा। प्रोफेसर सुबोध अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अग्निहोत्री जी, आप राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देख पा रहे हैं, क्या मायने इसके? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस समय ये मुद्दा उठाया है उस समय की पड़ताल करनी बहुत जरूरी है जी, क्योंकि जो बार बार बात उठ रही है क्योंकि 10 साल बाद राहुल गांधी ने ये मुद्दा क्यों उठाया, सत्ता में थे। अच्छा, अगर कोई भी रिफॉर्म या किसी भी अवधारणा को या किसी भी कॉन्सेप्ट को आप गलत ठहरा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से उस चीज को सुधारिए। अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए, हालांकि मैं एक शिक्षाविद हूं, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि अगर किसी भी तरह से कोई सुधार चाहिए तो उनको अपनी पार्टी से करना चाहिए। कोई एक दलित और ओबीसी या कोई आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष बनाते वो, और एक ऐसा यार्डस्टिक जो है वो खड़गे साहब है ना अध्यक्ष है अभी। हाँ, खड़गे साहब हैं, बहुत समय बाद आए हैं, तो उन्होंने एक प्रयोग किया है। चलती कितनी है खड़गे साहब की, ये भी तो देश जानता ही होगा। लेकिन हाँ, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ये व्यक्तिगत। लेकिन सुबोध अग्निहोत्री जी, मैं चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है वो आप एक बार हमारे अगर सामने ला पाए कि क्या वाकई ये राहुल गांधी का सवाल उठाना सार्थक है? देखिए, ये तो व्यक्तिगत उनका सवाल है, उन्होंने उठाया है, तो निश्चित रूप से इस पे डिबेट होनी चाहिए और इसको सबके सामने लाना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वस्तुस्थिति इतनी खराब नहीं है, इतनी बुरी नहीं है। अगर आप पिछले 10-15 साल का आप इतिहास उठा के देखें तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों में कंपटीशन की भावना बढ़ी है। दलित, आदिवासी, ओबीसी या जो भी ऐसे लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं घटा है। क्योंकि जितना जो जागरूकता की, जो भी डिजिटल क्रांति या जो भी कंप्यूटर की क्रांति या जो भी क्रांतियां हो रही हैं, शैक्षिक जगत में जो भी क्रांतियां हो रही हैं, उनका बेनिफिट मिल रहा है। जहां तक सोशल सिस्टम की हम बात करें तो सोशल सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें होती हैं और वो होती रहेंगी। ये देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत खुली डेमोक्रेसी है, लेकिन जो सिस्टम हमारा है उसमें निश्चित रूप से सांस्कृतिक तौर पर भी बदलाव आए हैं, सामाजिक तौर पर भी बदलाव आए हैं। आप निकल जाइए, आप गांव में देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के रहन सहन या उनके सेटअप में, सिस्टम में उनके बदलाव नहीं आया है। लोगों के घर में गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ट्रैक्टर हैं, हल है, अच्छी चीजें हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूं सर आपसे अग्निहोत्री जी कि जब उन्होंने ये कहा कि भारत में सामाजिक स्थिति और योग्यता को एक ही मान लिया जाता है और हमारी शिक्षा प्रणाली और नौकरशाही की प्रवेश प्रणाली जो ब्यूरोक्रेसी में एंटी सिस्टम है वो इतनी निष्पक्ष नहीं है दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के लिए, क्या वाकई निष्पक्ष नहीं है?
और उसे सुधारने की जरूरत है? नहीं, ऐसे आरोप लगाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके पीछे इन्वॉल्व हैं, जहां पर मेरिट बनती है और एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा परसेंटेज है, एक फिगर है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। मुझे नहीं लगता है कि उसको आप दरकिनार कर सकते हैं और इस तरह से एब्रप्टली ये कह देना कि नहीं उनके साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, मैं नहीं मान सकता। क्योंकि एक और आप कास्ट की भी बात करते हैं, वर्मा साहब, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता, सिस्टम सुधरा है लगातार और रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। मौजूदा स्थिति क्या है सर, ब्यूरोक्रेसी से लगा करके बाकी सेक्टर? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना साहब कि आप यूपीएससी के आईएएस के इंटरव्यूज के नंबर जो है ना रिटर्न के और इंटरव्यू के और रिटर्न के निकाल के कंपेयर कर लीजिए कि जो है ना हमारे बच्चों को इंटरव्यू में कितने मिल रहे हैं और दूसरे वर्ग के बच्चों को कितने मिल रहे हैं। ये तो आंकड़े सामने हैं सब, इसमें क्या बात है, ये तो खुला हुआ है। और कई बार तो हमारे ही बच्चे नहीं, जो गरीब जो बच्चे हैं दूसरे, भले ही वो अनारक्षित वर्ग के हैं, उनके साथ में भी बड़ा भेदभाव हो जाता है कि जो है उनको इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं कि वो ग्रामीण परिवेश से आए हैं या कहाँ से आए हैं। तो ये मेरिट जो जांचने का तरीका है ना इनका, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एक आदमी रिटर्न में अगर इतना बढ़िया ला रहा है तो फिर इंटरव्यू में इतना फेल कैसे हो जाएगा, इतना पुअर कैसे हो जाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो जो हायर लेवल है वहां पर एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता नहीं, लगातार सालों से, पिछले 10-12 सालों से बढ़ा है। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूं कि सेक्रेटरी लेवल पर अगर हम देखें, जहां से देश की नीतियां बनती है, वहां पर स्थिति क्या है, न्यायपालिका में स्थिति क्या है, जजों को लेकर के स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के, हाई कोर्ट के जजों को लेकर के क्या स्थिति वाकई निष्पक्ष है, जो चिंताजनक नहीं है, जिस पर राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल चिंताजनक है। रिप्रेजेंटेशन इन वर्गों का बहुत ही कम है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में आज 75 साल में भी अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है मुख्य होता है वो नहीं बन पाया, जबकि 4 हमारे डीजी पुलिस से रिटायर हो गए। अगर वो डीजी पुलिस की रैंक मिली थी तो क्या वो इतने अयोग्य थे कि वो डीजी पुलिस नहीं बन सकते थे? तो ये मेरिट वाली बात है ना, वहां के हम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि मेरिट नापने वाले हमारे लोग नहीं हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया ना कि साहब 75 साल में भी आप डीजी पुलिस अगर नहीं बना पाए यहाँ पर, तो फिर बात ही क्या है। आप यूपीसीए चेयरमैन देख लीजिए कितने बनाए हैं एससी एसटी से 75 साल में। तो संस्थाओं के हेड ही आप बना नहीं रहे हो। सेक्रेटरीज का तो देखिए उसमें समय लगता है, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, उसमें टॉप लेवल पे बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है, जो जैसे पूरे सेंटर में 15% क्लास 1 सर्विसेज में होना चाहिए, वो करीब जो है ना आईएएस आईपीएस में तो 12% के आसपास ही है आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी। और ये तो डॉक्यूमेंटेड आंकड़े हैं सब। ठीक, रिप्रेजेंटेशन कोई बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। थोराट साहब भी यूजीसी चेयरमैन रहे हैं सर जी। मैंने यूजीसी की बात ही नहीं करी है साहब, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है गर्ग साहब, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत भाई, राहुल गांधी पॉलिटिकल अनफिट है, वो बिल्कुल सरासर अनफिट है। वो तुष्टीकरण की तरफ जाके अपनी पॉलिटिकल वजूद को बचाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जहां ये कह रहे हैं कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण में प्रॉब्लम है या उनको मेरिट नहीं मिल रही, अब मुझे बताइए कि आज कर्नाटक के अंदर विधानसभा के अंदर 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। अब मुझे बताइए वो 4% आरक्षण किसका छीन के दिया गया? अब यही समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी बोलते क्या हैं और उनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो करते क्या हैं। आज इनकी कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, क्यों नहीं वहां पे ये लागू करते? क्यों उन राज्यों के अंदर एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है वो छीन के मुसलमानों को दिया जा रहा है? तो ये समझ से परे है कि राहुल गांधी जी बोलते क्या, होता क्या है। आप अपने पार्टी के अंदर नहीं कर सकते, आपने 55 साल तक हिंदुस्तान में राज किया है, नहीं कर सकता फिर इस तरह की। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ओबीसी एसटी एससी का अगर सम्मान किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब बताइए राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष दलित समाज से आते हैं,
उनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। जब भी अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो पीछे दूसरे लोग, कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है। अब बता दीजिए कि कौन SC ST OBC का सम्मान करता है, कौन नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इनका सम्मान करती है। और राहुल गांधी ये भी पूछ रहे हैं तो फिर आप जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं, क्यों दूरी बना रहे हैं? जातिगत जनगणना करवाइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कीजिए। चलो हेमंत भाई मुझे बताइए, तेलंगाना के अंदर इन्होंने जातिगत जनगणना की है, क्यों नहीं डिक्लेयर की? इससे पहले 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तब जातिगत जनगणना हुई थी, तो उसको क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? तो ये सब चीजों से दर्शाता है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल अनफिट है, बिल्कुल ही अनफिट है। जल्दी से जवाब दीजिए। की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बातों का करना। अब आपने इसका उदाहरण कर्नाटक के अंदर देख लिया होगा कि तुष्टिकरण की राजनीति राहुल गांधी जी करते हैं। किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो कर्नाटक के अंदर उदाहरण है। 4% वहां पे आरक्षण देते हैं मुसलमानों को, इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर कर दिया। अरे भाई ये हो क्या रहा है? दलित समाज के अगर आज OBC के अगर गए तो आज देश में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। OBC समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, OBC समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी जी। नहीं आता कि जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब को जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब दे दीजिए, जवाब ले लीजिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि राहुल गांधी जब आपकी पार्टी सत्ता में होती है तब आपको दलित SC ST आदिवासी क्यों नहीं याद आते हैं? वो तो पूरे वक्त याद आता है। कर्नाटक के अंदर भी 4% आरक्षण क्यों दिया है? दलित समाज का आरक्षण छीन के कर्नाटक के मुसलमानों को क्यों दिया? जवाब दे। तेलंगाना के अंदर किस तरह से आरक्षण दिया गया बता दीजिए। अरे तेलंगाना आपको तेलंगाना याद आ रहा है, आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो आप? गर्ग सुन लीजिए, गर्ग साहब एक बात सुनिए प्लीज। अरे गर्ग साहब दूसरे को भी बोलने दिया कीजिए। हाँ बोलिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गर्ग साहब आपसे सवाल है। आंध्रा में TDP के साथ सरकार चला रहे ना आप, TDP 4% रिजर्वेशन दे रही है मुसलमानों को, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप भैया लागू नहीं है वहां पे। अरे झूठ बोलते हैं टीवी पर आके। आपकी नॉलेज आप बताइए आंध्रा में दे कि नहीं दे रही आपकी पार्टी? आपकी अलायंस पार्टी दे रही है कि नहीं दे रही है? कर्नाटक के अंदर साहब आप दे रही है। आंध्रा का जवाब दीजिए, आंध्रा का जवाब दीजिए, आंध्रा का जवाब दीजिए, आंध्रा का जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आंध्रा में मुंह में दही जमा रखा है क्या आपने? आंध्रा में मुंह में आंध्रा में दही जमा रखा, आपने कर्नाटक में दही जमा रखा है क्या? आपने मुसलमानों को दिया नहीं, मतलब ये क्या है? आप दोनों मिलकर के ये TDP दे रही है और ये क्या? यशवर्धन जी सवाल ये है कि आप कर्नाटक पर चुप हैं, वो आंध्रा पर चुप है। मैं चुप नहीं हूं। आप बोलिए ना, सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण। जनता दल यूनाइटेड देवगढ़ा के वक्त का दिया हुआ है, कांग्रेस का नहीं दिया हुआ है। ये झूठ बोलते हैं सबके सामने। और TDP जो है वो 4% रिजर्वेशन दे रही है। क्या कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर? इन्होंने समर्थन वापस लिया क्या? अरे समर्थन वापस लिया क्या आपने? बता दीजिए समर्थन वापस लिया क्या? रटा रटाई टेप चला देते हैं हर उसमें तुष्टिकरण। आपके मुख्यमंत्री सुनिए, जब जयपुर आए थे तब विधायकों से मिलने के लिए बोलने दीजिए, बता दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री सुनिए, हमारे दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जब गुजरात में जयपुर आए थे विधायकों से मिलने, अरे सुनिए मैं आपकी पोल खोलता हूँ, बता आपकी पोल खोलता हूँ, सुनो किस तरीके अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे ना तब 70 मुस्लिम उपजातियों का आरक्षण किया उन्होंने। कब तक झूठी अरे सुनिए, अरे कब तक आप इस तरह से दलितों का अपमान करते रहोगे? कब तक बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहोगे? कब तक OBC का अपमान करते रहोगे आप? कब तक इनका आरक्षण छीन के मुसलमानों को देते रहोगे आप? कब तक देते रहोगे इस तरह का आरक्षण? खुलने लगती है ना लगातार बोलने चालू कर देते हैं। साहब एक एक जब इनकी पोल खुलने लगती है लगातार बोलने चालू कर देते हैं। पोल तो आपकी भी खुल रही है फिर। गर्ग साहब से पूछिए, आप बताइए ना, जवाब मांग रहा हूं आपकी सरकार का जवाब मांग रहा हूं, आज ही हुआ आपका। से पूछिए तो सही कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो 70 मुस्लिम उपजातियों को आरक्षण दिया था कि नहीं दिया था नरेंद्र मोदी ने? कहां का आरक्षण दिया था? मुझे ये बताइए, आज OBC का नेता आप एक दूसरे पर डालते रहिए। ठीक है, मैं वर्मा साहब एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। JL वर्मा साहब ये आपस में एक दूसरे पर एक मिनट आवाज डाउन कर दीजिए। JL वर्मा साहब आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके क्या हम इस सवाल से बच रहे हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी
हम उसको स्थिति को नहीं पार कर पाए हैं। इतने सालों बाद भी कुछ जातियों को, कुछ लोगों को हम प्रतिनिधित्व के मामले में बराबर नहीं ला पाए हैं। इस सिस्टम में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल होते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन जब सरकारें होती है तब सब उस पर मौन होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो है ना, आज का ये जो डिबेट है ये मेरिट पे है, तो उसमें धर्म और उसका वो लेके आना, तो ये बिल्कुल ही मेरी वो जो डिबेट है उसको भटकाना है रास्ता। दोनों पार्टियां ही नहीं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं सरकार को? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। क्यों जो है ना, मतलब ठोस उपाय होने चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि आईआईटीज जब कह रहे हैं कि हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो आईआईटीज में पढ़ाने लायक प्रोफेसर क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं हमारे लोग? आप हमसे राय लीजिए ना, हम हर एक चीज का वो बताएंगे जो है कि जो है ना हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ सकता है। मैंने कहा ना कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे यूपीएससी वगैरह है, वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाइए ना, तो जो है ना ठीक होगा। जब हम लोग नीति निर्धारक जगह पे बैठेंगे तभी हमारा भला हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन विपक्ष अब उनसे पूछ रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी जब सत्ता में थी तब क्या हाल थे और तब उस पर विचार क्यों नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है हम इसे लगातार सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं।